सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। बैकग्राउंड पढ़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोइंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल इंडिया। कुछ सर्वल किए, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से 18 के दौरान ब्रिटिश ने जो है हैविली टैक्स लगाए इंडिया के ऊपर, अपना जो वॉर पे पैसा जो है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कवर करने के लिए इंडियन पे टैक्स लगाए। अच्छा, कॉन्स्पिरेटेड सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर, क्रिएटिंग इकोनॉमिक हार्डशिप, इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत बुरी कंडीशन सिचुएशंस थी, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन पे। फिर ऊपर से रावलेट एक्ट जो 1919 का था, उसके बारे में हमने पिछला पढ़ा। जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारे रीजंस थे। तो गांधी लीडरशिप, गांधी एमर्ज हुए एक प्रोमिनेंट लीडर, उसकी फिलोसफी सत्याग्रह की जो हमने जलियांवाला बाग मैसेकर से पहले पढ़ा, जो ठीक है, उनका बिलीफ के पावर के हम नॉन वायलेंट और नॉन कॉपरेशन के थ्रू जो है लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, हर कास्ट, क्लास और रिलीजन को कैसे उन्होंने जो इकट्ठा किया। फ्रस्ट्रेशन, अब मोंटेस्क्यू चेल्सफॉर्म रिफॉर्म आया जो 1990 का, जिसमें जो है इंट्रोडक्शन हुआ लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट का। जो इंडियन इंस्पिरेशन थे कि हमें पूरा फुल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, पूर्ण स्वराज कहीं ना कहीं, और यहाँ से कुछ लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी नाराजगी थी। अब इमीडिएट कॉज हुआ खिलाफत मूवमेंट का। देखो, खिलाफत मूवमेंट प्राइमरी ड्रिवन थी एक सेंटिमेंट का इंडियन मुस्लिम्स कम्युनिटी का, जो डिफेंड कर रहे थे अपने रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को इंटरनेशनल डेवलपमेंट में। मतलब जो ओटोमन एम्पायर था वो क्या थे, खलीफा था मुस्लिम का अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ओटोमन सुल्तान था उसको खलीफा कंसिडर किया जाता, एक स्पिरिचुअल सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर वर्ल्ड वाइड। अब ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान ओटोमन एम्पायर जो था वो जर्मनी के साथ अलाई कर रहा था, हु वाज डिफीटेड बाय अलाइड फोर्स, हार गए थे। पोस्ट वॉर ट्रीटी, देखो, लाइक द ट्रीटी ऑफ सर्वियस 1920 में, जिसने क्या किया, ओटोमन एम्पायर को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया, उसकी टेरिटरी और उसको पावर दोनों को कम कर दिया। और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम सेंटिमेंट को हर्ट किया। बहुत से इंडियन मुस्लिम में इनको देखते थे कि जो वीकन, जो खलीफा को कमज़ोर किया गया है एज ए एफरेंट टू देयर रिलीजियस, कि उनकी कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडेंटिटी को अंडरमाइन किया गया है। तो इस मूवमेंट का पहला जो जो खिलाफत मूवमेंट थी, कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन, जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन था उसको मेंटेन करने के लिए, और डिमांड की गई कि इस खलीफा जो ब्रिटिश ने एबॉलिश कर दिया गया था इसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, ठीक है। इंडियन लीडर्स, देखो, जैसे लीडर लाइक मौलाना शौकत अली है, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया, और कि वो लोग जो है लड़ रहे हैं खलीफा के लिए, ओटोमन खलीफा के लिए। इस मूवमेंट ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से नाराज़गी है ब्रिटिश पॉलिसी की तरफ। जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन इंडिया के, वो भी अब किस तरीके से ब्रिटिश के खिलाफ जो है नाराज़ थे। लिंक विद इंडियन नेशनल, अब गांधी को जो है खिलाफत मूवमेंट में कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इससे हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों का एक कॉमन एनिमी है ब्रिटिश। उन्होंने अपनी सपोर्ट प्लेज की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की खलीफा के खिलाफत के कॉज में, और एक जॉइंट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल लॉन्च की। यही कांग्रेस का सपोर्ट खिलाफत में। देखो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बिल्ड करने के लिए कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज किया कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में डिवीजन डाल रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ताकि ये अपना कंट्रोल जो है इंडिया के ऊपर रख सके। अब खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मौका मिल गया कि मुस्लिम्स को भी हम नेशनलिस्ट फोल्ड के अंदर लाएं, और कहीं ना कहीं यूनिटी लाएं, एक लार्जर जो गोल है इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का, वो हासिल करने के लिए। और गांधी का विजन, गांधी ये बिलीव करते थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस अचीव तभी की जा सकती है जब सारी रिलीजियस कम्युनिटी साथ में मिलकर लड़ेंगी। और बाय एंडोर्सिंग खिलाफत कॉज, अब गांधी का एम था स्ट्रेंथनिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सोलिडेरिटी, एंड डेमोन्स्ट्रेट किया कि कांग्रेस के कमिटमेंट इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, ठीक है। अब ब्रॉड एंटी इंपेरियलिस्टिक स्ट्रगल, देखो, कांग्रेस व्यू करती थी खिलाफत मूवमेंट को एक पार्ट, एक हिस्सा बड़ी फाइट का कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। इस मूवमेंट डिमांड करने लगी कि ओटोमन खलीफा को अलाइन किया जाए कांग्रेस के ओन जस्टिस खिलाफ, उधर मुस्लिम को ओटोमन एम्पायर मिल जाएगा, ओटोमन एम्पायर की तरफ जस्टिस, और कांग्रेस का अपना डिमांड था सेल्फ स्वराज का। तो दोनों जो है ना, एक तीर से दो निशाने लग रहे थे। स्ट्रेटेजिक अलायंस, अब सपोर्टिंग खिलाफत मूवमेंट ये एक सिर्फ तरीका था मुस्लिम कम्युनिटीज़ को एक्टिव करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडिया की पॉलिटिकल सिनेरियो में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक्सपेंड किया अपना बेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है
चलाई, जिसमें इन्वॉल्व किया गया मुस्लिम लीडर्स को भी, जले अली ब्रदर है, शौकत अली और मोहम्मद अली को भी इनमें। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाती है 1920 और 22 के दौरान। ये भी एक जॉइंट इनिशिएटिव था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के द्वारा ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी के ने जो है लीड किया था, और खिलाफत मूवमेंट जो है वो लीड की थी मुस्लिम लीडर अली ब्रदर, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक यूनाइटेड, एक मिलकर एक ऐसा फ्रंट तैयार किया किसके खिलाफ लड़ने के लिए, कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ। गोल क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का गोल था कि सेल्फ रूल अचीव करना है, नॉन वायलेंट और नॉन कॉपरेशन के थ्रू विद ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ना और बाइकआउट करना ब्रिटिश गुड इंस्टीट्यूशन, उनकी सर्विसेज, प्रमोट करना इंडियन मेड गुड, सेल्फ रिलायंस। वहीं खिलाफत मूवमेंट का ये था कि हमें ओटोमन जो खलीफा है उसको जो है दोबारा से उनकी पोजीशन पे रिस्टोर करना है और सिक्योर करना है मुसलमानों के इंटरेस्ट ग्लोबली, यूनाइट करना है मुस्लिम्स को इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। ओके, कोलैबोरेशन एंड लॉन्च। गांधी को दिखा खिलाफत इशू एक अपॉर्चुनिटी यूनाइट करने का हिंदू मुस्लिम। तो नागपुर सेशन में 1920 में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो ऑफिशियली एक दूसरे के साथ इकट्ठी की गई और मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च की गई अगस्त 1920 में, जिससे बाइकआउट किया गया ब्रिटिश के गुड्स, उनके टाइटल, जो भी उन्होंने ऑनर दिया वह सब कुछ को बाइकआउट किया गया। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेशन, कोई भी ब्रिटिश के द्वारा चलाए गए स्कूल, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाएगा, उनको बाइकआउट करेगा। प्रमोशन ऑफ खादी, हैंड स्पन, हाथ से बुने गए कपड़े जो है प्रमोट किए जाएंगे। स्वदेशी प्रोडक्ट, अपने हिंदुस्तान की चीज़ें यूज़ की जाएंगी। मास रेजिग्नेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में जितने भी लोग हैं वो रिजाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रोटेस्ट कि हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे आपके साथ, आपका हमारा देश चलाने के लिए। मास पार्टिसिपेशन, देखो मूवमेंट सा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, सारे रिलीजन, रीजनल और सोशल लाइन पे। मुस्लिम जो है खिलाफत बैनर के थले वो भी प्रोटेस्ट करने लगे ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ। हिंदू और बाकी कम्युनिटीज़ ने नॉन कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ में स्वराज डिमांड करने के लिए प्रोटेस्ट किया। पीजेंट, वर्कर, स्टूडेंट्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट, स्ट्राइक और बाइकआउट किए। की इवेंट, बाइकआउट कैंपेन, बहुत सारे जो है पीपल्स ने जो है फॉरेन गुड्स को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया, जला दिया। स्कूल इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए, लॉ कोर्ट्स छोड़ दिए, जो लॉयर थे, जज थे, बहुत लोगों ने अपने जो टाइटल्स थे वो छोड़ दिए। ऑनर कन्फर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर होता है चौकी चौरा इंसिडेंट 1922 का। देखो चौकी चौरा इंसिडेंट 1922 में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। तभी क्या होता है कि ये प्रोटेस्ट के जो ये लोग हैं ये पुलिस स्टेशंस को बर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ 22 लोगों की डेथ होती है, 22 पुलिसमैन्स की चौकी चौरा में। ये इंसिडेंट जो है गांधी जब इसके बारे में सुनते हैं तो गांधी को लगता है कि अब जो है एक रीज़न मिल गया है ब्रिटिश को क्या करने का, सप्रेस करने का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी क्या करते हैं, इमीडिएटली इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं और ही बिलीव कि इट हैज़ डिविएटेड द, जो नॉन कॉपरेशन का जो हमारा एक प्रिंसिपल था, कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल से जो है हम लोग हट गए। ठीक है, जो चौकी चौरा इंसिडेंट होता है। ठीक है, चैलेंजेस एंड डिक्लाइन, देखो इंटरनल डिवीजन, सारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी मूवमेंट को उतना इक्वली। कुछ इलाइट जो हैं, कुछ एलीट अमीर लोग जो अपर क्लास के लोग हैं वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को अभी भी सपोर्ट कर रहे थे। सप्रेशन, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट यूज्ड अरेस्ट, सेंसरशिप, वॉयलेंट क्रैकडाउन इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। एंड ऑफ 1924 में क्या होता है कि मुस्तफ़ा किमल जो है अतातुर्क वो अबॉलिश कर देते पूरी तरीके से, खिलाफत जो है ओटोमन खिलाफत है उसको ख़त्म कर देते इस इंस्टीट्यूशन को, और खिलाफत का कॉज ख़त्म हो जाता है। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फिर से कमज़ोर कर देता है। जब गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड करते हैं चौकी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो बिलीविंग के लोग जो है वो अभी भी रेडी नहीं है एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट के लिए। पिछली बार जो है जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से होता है, इस बार चौकी चौरा इवेंट की वजह से होता है। तो स्वराजिस्ट और नॉन चेंजर्स वेयर, अब जो है ये मूवमेंट पूरी तरह से विदर्स हो अवे हो चुकी हैं। अब कोई इमीडिएट मूवमेंट भी नहीं चलाई जा सकती, लोग अपने मतलब फ्रीली बैठे हुए हैं। तब निकल के आती हैं दो फ्रिक्शंस, स्वराजिस्ट और नो चेंजर। ये दो फ्रिक्शन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एमर्ज होती है। किसकी? सस्पेंशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब 1922 में सस्पेंड होता है गांधी के द्वारा, तो ये दो डिविजन्स निकल के आती हैं। दोनों का डिफरेंट व्यू होता है कि किस तरीके से स्ट्रगल जो है इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए कंटिन्यू की जा सकती है। ठीक है, गांधी का डिसीजन टू कॉल ऑफ जो है मूवमेंट आफ्टर चौकी चौरा इंसिडेंट। बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड है, आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिबेट विद इन द कांग्रेस अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, गांधी बिलीव कर रहे थे कि फोकस अब शिफ्ट करना चाहिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की तरफ।
जैसे प्रमोट करना खादी, रूरल एरिया जो गांव देहात है उनको कैसे डेवलप करना है, एजुकेशन पे काम करना है, कास्ट सिस्टम पे काम करना है। लेकिन कुछ वही लीडर्स थे वो कह रहे थे कि हमें दोबारा से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए और वर्क करना चाहिए विद इन द ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर ही उसको खोखला करना चाहिए, हमें उनको काउंटर करना चाहिए और ताकि एक स्ट्रेटेजिक वे से हम फर्दर जो है कॉज जो इंडिपेंडेंस का वहां से काम कर सके। ठीक है, तो बैकग्राउंड समझिए। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौकीचौरा में खत्म होती है 1922 में, तो दो से निकल के आते हैं आइडियोलॉजीज, एक स्वराजिस्ट और एक जो है नो चेंजर। ठीक है, अब देखते हैं स्वराजिस्ट जो लीडर जैसे सी आर दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, इनका बिलीफ था कि ये आर्ग्यू करने लगे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर करेंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1999 और हम जो हैं अब्स्ट्रक्ट रोकेंगे काम करने से ब्रिटिश को और एक्सपोज करेंगे ब्रिटिश का रूल अंदर से। ये बिलीव करते थे कि नॉन कोऑपरेशन जो है आउटसाइड काउंसिल वो अब इतना इफेक्टिव नहीं है मूवमेंट के सस्पेंड होने के बाद। तो इनका गोल था कि हम कॉलोनियल गवर्नेंस को जो है वो कमज़ोर करेंगे, उनके प्रपोज किए हुए लॉज को हम अपोज करके उनकी पॉलिसीज़ को काउंसिल सबके सामने जो है थ्रू डिबेट डिस्कशन हम सामने लाएंगे लोगों के। हम क्या करेंगे, कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल का और यूज़ करेंगे काउंसिल को एज ए प्लेटफॉर्म डिमांड करने की सेल्फ रूल, और हाईलाइट करेंगे किस तरह से इनएफिशिएंट है ब्रिटिश की पॉलिसीज़। हम ब्लॉक करेंगे, हम फंक्शनिंग जो काउंसिल की उसको करने ही नहीं देंगे, कांस्टेंट लगातार क्रिटिसाइज करेंगे। नॉन कोऑपरेशन विद इन द सिस्टम, कोऑपरेशन एंड नॉन कोऑपरेशन विद इन द सिस्टम, ये स्वराजिस्ट का आइडिया था। नो चेंजर्स जो लीडर थे जैसे महात्मा गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद है, वल्लभ भाई पटेल हैं, सी गोपालाचार्य हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ वित्थल भाई पटेल है, ये उनके बड़े भाई हैं, ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। इनका मानना था, ठीक है, इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि नो चेंजर, ये वांट कि हम कंटिन्यू करेंगे गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव वर्क, काउंसिल के बाहर रह के हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होल्ड करेंगे, ठीक है। हम फोकस करेंगे कैसे रूरल एरियाज़ को अपलिफ्ट किया जा सकता है, कैसे जो है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कैसे किया जा सकता है, कैसे सेल्फ रिलायंस, खादी, प्रमोशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हम लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताएंगे, ठीक है। बाइकआउट करेंगे इलेक्शन और काउंसिल, कंसंट्रेट करेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्क में, जैसे खादी का प्रमोट, एजुकेशन का, रूरल डेवलपमेंट का, सोशल रिफॉर्म करेंगे, कास्ट सिस्टम है, सती है, वुमेन एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, इन चीज़ों पे हम मासेस को मोबिलाइज करेंगे और यूनाइट होने के लिए, और रेजिस्टेंट फ्यूचर में कैसे किया जा सकता है वो सिखाएंगे। तो गया सेशन में जो कांग्रेस का होता है 1922 में, स्वराजिस्ट जो है वो प्रपोज करते हैं कि हम कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, लेकिन ये आउट वोट कर दिए जाते हैं नो चेंजर के द्वारा, लेकिन डिफरेंस जो है फिर भी रहता है। तो चौनपुर जो सेशन होता है वहाँ पे जो है, अब जो 1907 में हुआ था सूरत में, वो दोबारा से स्प्लिट ना हो नो चेंजर और स्वराजिस्ट के बीच में, ठीक है। तो स्वराजिस्ट को अलो किया गया कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ, देखो स्वराजिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 1913 के इलेक्शन में और बहुत सारी प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव मेजोरिटी के साथ जीते भी। उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यूसली ऑब्स्ट्रक्ट किया उनको काम करने से, रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट का बजट, है ना, अपोज की बहुत सारी पॉलिसीज, स्टैग्नेंट वॉकआउट, निकल जाते थे उठ के, कोई काम नहीं करने दे। लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस था वो वेन आउट हो गया लेट 1920s में, इंटरनल डिविजन्स की वजह से, लिमिटेड पावर की वजह से काउंसिल में, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक इन्होंने काम किया। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखो, एक तो यूनिटी रही, 1907 की तरह सूरत स्प्लिट नहीं हुआ जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का हुआ था, वो होने से बच गया। प्लस स्वराजिस्ट और नो चेंजर इवेंचुअली जो है इकट्ठे हुए और कांग्रेस को यूनाइट रखा, और जो चेंजेस आ रही थी उसके साथ एकोमोडेट करते रहे, ठीक है, प्रिपरेशन किया फ्यूचर मूवमेंट का। वहीं जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क जो नो चेंजर ने किया वो कहीं ना कहीं एक बुनियाद रख दी गई आने वाले वक्त में, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होगा 1930 में, रेडी किया जो है मासेस को। और स्वराजिस्ट का जो एक्सपीरियंस था काउंसिल में, उसने भी हेल्प किया डेवलप करने के लिए एक जनरेशन ऑफ लीडर्स जो स्किल्ड थे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, ब्रॉडर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो स्वराजिस्ट की स्ट्रेटजी ने हाईलाइट किया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो किए गए वो बहुत लिमिटेड है और हम चाह के भी कुछ काम नहीं कर सकते अगर हम इलेक्शन कंटेक्स्ट करेंगे। तो वहीं उन्होंने लगा कि अब जो है वो डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। स्प्रेड ऑफ
फिर यही दौर, इस दौर के अंदर जो 20 से 30 के बीच में दौर था, इसमें मल्टीपल जो है आइडियोलॉजी स्प्रेड हुई इंडिया में, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडिया जैसे इंडिया में जो इन्फ्लुएंस हुए थे बोल्शेविक रेवोल्यूशन की वजह से, जो रशियन रेवोल्यूशन था 1917 का, जिन्होंने इम्पेरियलिज्म और सोशल इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ लड़े थे। मार्क्सिस्ट की थ्योरी, स्पेशली कार्ल मार्क्स और लेनिन की, जिन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में कि वर्कर्स और पीजेंट्स को आपस में यूनाइट होना पड़ेगा इस तरह के जो है एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, देखो जो एक्सप्लॉयटिव नेचर है, किस तरीके से ये लोग हमसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं ना। कॉलोनियल पॉलिसीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो इंडस्ट्री में हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, 12-12 14-14 घंटे हमसे काम कराया जा रहा है, वेजेस कम दी जा रही हैं, लिविंग कंडीशन बहुत बुरी हैं, इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, इन्होंने एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोड्यूस किया सोशलिस्ट आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। बहुत से लोगों को ये लगने लगा, बहुत से लीडर्स को, कि खाली आज़ादी हासिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये इनफ होगा, हमें सिस्टमेटिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें ये पॉवर्टी और जो नाइंसाफ़ियाँ हैं सोसाइटी में जो इनको ख़त्म करना पड़ेगा। मॉडरेट लीडर्स के साथ बहुत सारी सेक्शन जो नेशनल मूवमेंट की थी वो डिसल्यूजन थी कांग्रेस के साथ, गांधी की स्ट्रैटेजी और मॉडरेट लीडर्स के साथ वो जो है अलाइन नहीं थे, उन्हें नहीं समझ आ रहा था। दे बिलीव्ड फेल टू उन्हें एड्रेस कि कांग्रेस जो है वो इकोनॉमिक और क्लास इश्यूज को हाईलाइट करने में कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। और ये लीडर्स फिर घूमते हैं सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज की तरफ और रेडिकल सोल्यूशंस की तरफ। तो की फेज इन स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट लाइट, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ मार्क्सिस्ट आइडिया जो है, एम एन रॉय जो फर्स्ट इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने मार्क्सिज्म को जो है एम्ब्रेस किया। एम एन रॉय ने फाउंड की कम्युनिस्ट पार्टी इन तश्किन 1920 में। वो फाउंडिंग मेंबर थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो कॉमिंटर्न के जो है फाउंडिंग मेंबर भी थे। उन्होंने की रोल प्ले किया जो मार्क्सिस्ट जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। मार्क्सिस्ट लिटरेचर उन्हें ट्रांसलेट किया कार्ल मार्क्स का वर्क्स को जो इंडिया में अवेलेबल है। जर्नल जैसे कीर्ति और वैनगार्ड है, उन्होंने प्रोपोगेट किए कम्युनिस्ट आइडियाज़ इंडिया में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में कानपुर में पहली सीपीआई, पहली जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म थी जो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करती थी। उसके कुछ अर्लियर लीडर जैसे ऐसे डांगे है, मुजफ्फर अहमद है, श्रीपद अमृत डांगे है, इन्होंने वर्क किया पीजेंट्स और वर्कर्स की जो स्ट्रगल्स है वो नेशन के सामने लाने में, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1914 में एक सोशलिस्ट विंग जो है कांग्रेस के अंदर ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही बनी, जो सोशलिज्म को जो है सामने लाने की कोशिश की मेन स्ट्रीम में, ठीक है। लीडर जैसे जयप्रकाश नारायण हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, इन्होंने जो है सोशलिस्ट कॉज के लिए काम किया विद इन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, अंदर रहकर। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चली, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इन्होंने बहुत सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को, वो आइडियाज़ को जो है सोशल इक्वालिटीज़ के आइडियाज़ को, क्लास कन्फ्लिक्ट्स के आइडियाज़ को जो है नेशन आइडियोलॉजीज में डाला। जैसे लीडर भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने भी एडवोकेट किया सोशलिज्म कि ये भी एक तरीका है एक जस्ट और इक्विटेबल इंडिया को बनाने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद भी भगत सिंह ने बहुत सारी चीज़ें लिखी सोशलिज्म के बारे में। इन्होंने आर्ग्यू किया कि हमें कैपिटलिज्म को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए। ये लैंडलॉर्डिज्म जैसे ज़मींदार है और उनके सामने काम करने वाले जो लेबरर्स हैं, इस चीज़ों को, सर्फडम, अच्छा स्लेव एंड मास्टर वाली चीज़ों को, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। लिबरेशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करके जो है कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ लड़े। ट्रेड यूनियन, देखो इसी जब मार्क्सिस्ट आइडिया स्प्रेड हुए तो ये कहीं ना कहीं क्लोजली लिंक थे राइज ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बनाई जो 1920 में बनी। ये भी एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडिया जो स्प्रेड किए जा रहे थे वर्कर्स के बीच में। स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट, बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हुई जैसे बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक 1928 में। ये भी इंस्पायर्ड थी मार्क्सिस्ट कॉल फॉर वर्कर्स के राइट और अपनी इकोनॉमिक जस्टिस के लिए लड़ने के लिए। तो ये नहीं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ और जो फर्दर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा इनमें 10 साल का वर्क है, 8-10 साल का, तो ये नहीं कि इनके बीच में कुछ नहीं हुआ। देयर वर मल्टीपल पॉलिटिकल इवेंट्स वेर हैपनिंग अक्रॉस इंडिया, समझे। तो हिंदुस्तान जो है रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, ये जो है 1924 में कानपुर में बनाई थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने।
जोगेश चंद्र चटर्जी और बाकी लोगों ने। इसका इनिशियल फोकस था कि हम आर्म्ड रेवोल्यूशन करेंगे और ब्रिटिश को रूल को ओवरथ्रो कर देंगे और एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाएंगे। फिर 1928 में इसको दोबारा रीब्रांडिंग होती है जब लाला लाजपत राय का असैसिनेशन होता है प्रोटेस्ट के अगेंस्ट सिमन कमीशन में। तो यंगर रेवोल्यूशनरीज जो है इंस्पायर्ड होते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, तो रीनेम करते हैं इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, ठीक है। तो ऐड करते हैं सोशलिस्ट। ये रिफ्लेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अगेंस्ट, ठीक है। कुछ की मेंबर भगत सिंह है, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर भगत सिंह, जिन्होंने एक सेंट्रल रोल प्ले किया है ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी और उनके कामकाज के। उनका विजन था कि हम इंडिपेंडेंट के बियॉन्ड काम करेंगे, हम एक एगलिटेरियन, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जो कमांडर इन चीफ थे HSRA के, ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंटल थे ऑर्गेनाइज करने के लिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, इंस्पायर करने के लिए यंग पीपल्स को। अच्छा, राजगुरु सुखदेव और बाकी अदर नोटेबल लीडर जैसे शिवराम राजगुरु हैं, सुखदेव थापर हैं, अशफाकुल्ला खान थे, अच्छा मतुकेश्वर दत्ता हैं, जतिंदर दास है, राम प्रसाद बिस्मिल है, ये सब थे इनके लीडर्स, ठीक है। बहुत मेजर एक्टिविटी काकोरी के जो कंस्पिरेसी केस था 1925 का, इन्होंने जो है HRA के बैनर के अंडर हुआ काकोरी की जो ट्रेन रॉबरी था, ये एक प्रोविटल इवेंट था जहाँ पे रिवोल्यूशनरी ने ट्रेन लूटी, जहाँ से मिलिट्री जो फंड्स और ट्रेजर्स था अपनी एक्टिविटीज़ के लिए ना, टू फंड देयर एक्टिविटी। की पार्टिसिपेंट इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे और बाकी जिन्होंने जो लेटर अरेस्ट हुए और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। फिर सौंडर का 1918 में, देखो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने असैसिनेट किया जॉन सौंडर को, एक ब्रिटिश ऑफिशियल था लाहौर में, किसकी बदला लेने के लिए जो लाला लाजपत राय पे जो लाठीचार्ज की गई थी सिमन कमीशन के दौरान, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसका बदला लेने के लिए। ये लाठीचार्ज की वजह से इनकी मौत हो गई थी। असेंबली बॉम्ब केस, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इन्होंने नॉन लीथल, मतलब ज़्यादा नहीं, जिससे मरे ना कोई, बॉम्ब फेंका गया था। ये इसलिए कि जो पब्लिक से सेफ्टी बिल और जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था उसके खिलाफ जो है नाराज़गी जाहिर करने के लिए। और यहाँ पे स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद का, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, और वॉलेंटरी सरेंडर कर दिया ताकि हम जो है ट्रायल होगी वो एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से हम अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने प्रोपोगेट करेंगे, क्योंकि जानबूझ के अरेस्ट हुआ ताकि लोगों को, बहुत सारे लोग इस ट्रायल को देखेंगे तो हम लोग जो बताएंगे लोगों को कि हमने क्यों किया, क्या आइडियाज़ हैं। जितिन दास का जो स्ट्राइक था, हंगर स्ट्राइक, ये भी एक मेंबर थे जितिन दास ये एक हंगर स्ट्राइक पे लाहौर जेल में प्रोटेस्ट करने के लिए कि किस तरह के पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। 63 दिन के बाद ये मर गए और बिकेम द मार्टर फॉर द कॉज, तो शहीद हो गए। रिप्रेशन एंड डिक्लाइन, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है बहुत ब्रूटली जो है इनको रिप्रेस किया, अरेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया। जैसे लाहौर कंस्पिरेसी केस में जो है सेंटेंस किया गया भगत सिंह और राजगुरु को और सुखदेव को फांसी के लिए, उनको हैंग कर दिया गया 23 मार्च 1931 को। डेल्ट विद सीवियर ब्लो एट HSRA, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो अरेस्ट हुए, ठीक है, और बाकी जो है अंडरग्राउंड चले गए। ये ग्रेजुअली इसकी वजह से जो है डिक्लाइन आया। तो इंस्पिरेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए, देखो HSRA की जो आइडियोलॉजी थी ना, वो थी कि हम कैसे जो है सोशलिज्म को जो है प्रमोट करेंगे इंडिया में, और सब्सिक्वेंट जनरेशन इस चीज़ से इंस्पायर हुई। लोगों ने जो है सोशल इक्वलिटीज़ के लिए लड़ना शुरू किया, ठीक है। अनलाइक बहुत सारी नेशनल मूवमेंट्स उस टाइम की, HSRA ने एक्चुअली जो है एड्रेस किए बहुत से सोशल इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे पॉवर्टी कितनी है, इनइक्वलिटीज़, वर्कर्स का राइट, और एक विजन किया कैसे कॉम्प्रिहेंसिवली इससे लड़ा जा सकता है। सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए नहीं लड़े, लेकिन बियॉन्ड इंडिपेंडेंट एक सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश की। तो पर्टिकुलरली जो भगत सिंह का सेक्रीफाइस था, ये एक सिंबल बन गया कि सेल्फलेस, बिना, डोंट बी ए सेल्फिश। हमें कोई एक 21, 22 साल का लड़का जो है कुर्बानी दे देता है देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। तो ये पंजाब में हो रहा था। अब चलते हैं बंगाल। बंगाल में भी एक इस दौरान एक इवेंट होता है 1930 में, चिटिगोंग आर्मरी रेड। ये एक मोस्ट ऑडेशियस और सिग्निफिकेंट एक्ट था रिवोल्यूशनरी रेजिस्टेंट का ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। ये बंगाल, अब चिटिगोंग बंगाल में है। अप्रैल 1830 में कुछ ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी सूर्या सेन के अंडर में, ठीक है। ये एम क्या था कि हम ब्रिटिश से आर्म सीज करेंगे और क्रिएट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड और फाइट करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ इन्हीं के हथियार से। सूर्य सेन इसके प्राइमरी लीडर थे इस रेड के, एक टीचर थे बाई प्रोफेशन। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर जो है बंगाल के बने। सेन डीपली इन्फ्लुएंस थे सोशलिस्ट और एंटी इम्पेरियलिस्टिक आइडियाज। उन्होंने फॉर्म की यंग रेवोल्यूशनरीज ग्रुप बनाया और एक आर्म रेजिस्टेंस, हथियारों से जो है हम लोग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे। इसमें गणेश घोष, लोकनाथ पाल, अंबिका चक्रवर्ती,
कुदेराम बोस, जगदीश चंद्र, ये कुछ पार्टिसिपेंट थे। अनंत सिंह, निर्मल सेन, सत्येंद्र सन्याल, अच्छा सुबोध रॉय, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रेड कब होती है? 18 अप्रैल 1930 को। सूर्य सेन और रेस्क्यू स्टेशन जो है मेटिशियसली प्लान करते हैं रेड को, एक छोटे से ग्रुप में ऑर्गेनाइज होकर अटैक करते हैं। तो 60 आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज जो है लीडरशिप किसके सेन के अंदर लॉन्च करते हैं एक सरप्राइज अटैक 2 की जो ब्रिटिश आर्मरी होती है चिटिगोंग में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये आर्मरी से जो है हथियार सीज करेंगे ब्रिटिश फोर्स के और इन वेपन से जो है फर्दर स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, रेवोल्यूशनरी वेर एबल टू ब्रेक द आर्मरी, डिस्ट्रॉय कर दिए कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, सीज किए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन और एमुनेशन जो है हथियार, बंदूकें और गोलियां जो है इनसे सीज करते हैं, बॉम्ब्स। ये ग्रुप फिर अटैक करता है ब्रिटिश के पुलिस स्टेशन पे, टेलीग्राफ ऑफिस पे, बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे। तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिसरप्ट कर देता है और कट ऑफ कर देता है ब्रिटिश का कंट्रोल इस रीजन में। तो रिवोल्यूशनरी राइज करते हैं इंडियन फ्लैग को पुलिस आर्मरीज पे इन चिटिगोंग में, और ये शुरू करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और मार्क करते हैं। आफ्टर मैथ रिट्रीट और परसूट, देखो इनिशियल स्ट्रगल के बाद रेवोल्यूशनरीज जो उनको फोर्स किया जाता है रिट्रीट करने के बाद, क्योंकि हैवी ब्रिटिश रिटेलिएशन होता है। सूर्य सेन बहुत और मेनी ऑफ हिज कॉमरेड, उनको फोर्स किया जाता है छुपने पे, मेन हंट इन पे शुरू की जाती है, ब्रिटिश अथॉरिटी जो है इन्हें फाइनली कैप्चर कर लेती है। सर्वल रेवोल्यूशनरी जो उन्हें मारा जाता है, उन पे जख्मी होते हैं इस रेड के दौरान। सूर्य सेन इतना जख्मी होने के बाद भी वो जो है वो कैप्चर होने से बच जाते हैं कुछ वक्त के लिए। इवेंचुअली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सूर्य सेन कैप्चर एंड एग्जीक्यूशन। सूर्य सेन वाज कैप्चर ऑन फरवरी 1923 आफ्टर मंथ्स ऑफ हाइडिंग, और ही वाज ट्राइड बाय ब्रिटिश और इनको सेंटेंस टू डेथ किया जाता है। पब्लिक बहुत सारी सपोर्ट करती है इसको, सूर्य सेन को फिर भी जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1934 में, और बिकेम मार्टर फॉर द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। रोल ऑफ वुमेन, इनका वुमेन रोल भी बहुत था। ठीक है, जैसे वुमेन प्लेड सिग्निफिकेंट रोल बंगाल की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, खासकर इस फेज में। प्रतिलता जो वादेदर है, इन्होंने अटैक किया था यूरोपियन क्लब चिटिगोंग 1932 में, ये भी शहीद हो गए और कैप्चर हो गए, है ना। एम्ब्रेस्ड मार्टन टू अवॉइड कैप्चर, पकड़े जाने से अच्छा था शहीद हो जाए। कल्पना दत्ता एक्टिवली पार्टिसिपेट किया चिटिगोंग आर्मरी रेड में। बीना दास अटेम्प्ट टू असैसिनेट एक गवर्नर जो है स्टैनली जैक्सन को 1932 में एक सेरेमनी के दौरान कलकत्ता यूनिवर्सिटी में असैसिनेट करने की कोशिश की। तो ये सारे वुमेन लीड रोल भी थे। भगत सिंह का विजन देखते हैं। देखो भगत सिंह एक रिवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म थे, जिन्होंने नेशनलिज्म को, सोशलिज्म को और ह्यूमन लिबरेशन को कंबाइन किया। वो बिलीव करते थे कि अल्टीमेट जो हमारा मकसद होना चाहिए इस बगावत का, इस रेवोल्यूशन का, वो एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करनी है, इक्वलिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी के आइडियाज़ पे। और न सिर्फ ब्रिटिश रूल को नहीं हटाना है, लेकिन और भी बहुत सी जो है ईवल चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट सिस्टम पे, सेक्स पे, रेस पे, रिलीजन पे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो है हमें इस सोसाइटी से ख़त्म करना होगा। ठीक है, उनका विजन था एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट इंडिया बनाने का, जो पूरा भी हुआ उनका। ठीक है, जहाँ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी कास्ट, रिलीजन और रीजन के बेस्ड पे, क्लास के बेस्ड पे। तो भगत सिंह की आइडियोलॉजी ने जो है ट्रांसफॉर्म्ड, लेफ्ट ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाकर जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना जाके खोलो, प्रियम्बल जाके पढ़ो। आप देखोगे कि जितने भी विजनरी, जो भी विजन्स थे भगत सिंह के, वो सारे उस एक पन्ने के अंदर है। अगर नहीं यकीन होता जो जाके DPSPs देखो, नहीं यकीन होता जाके जो है फंडामेंटल राइट्स देखो। ठीक है, तो उनका कमिटमेंट जो सोशल जस्टिस का और उनके जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, उनको फ्यूचर में जाके लोगों ने, जो फ्यूचर जनरेशन्स थी, उनको इंस्पायर किया इंडिया की नेशनल मूवमेंट। उनकी जो स्ट्रगल थी कि एक फेयर और जस्ट सोसाइटी बनने के लिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज 75 साल हो गए, आज भी लड़ रहा है उन आइडियाज़ के लिए। ये मेयरली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं थे, ये उससे बढ़कर थे कि सिर्फ देश को आज़ादी मिले, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट ना रहे, नहीं, बल्कि पूरी एज ए स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के लिए ये लड़ रहे थे। समझे? तो ये आज के लिए था। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हम लोग 1927 की सिमन कमीशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिमन कमीशन, और फिर देखेंगे हम लोग एक चीज़ और, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, हम टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं 1927 से 1930 के दौरान जो है पहुंच जाएंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आगे के चलेंगे। ठीक है, 1947 तक हमारा एम है पहुंचने का। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अब 1927 तक पहुंच गए। अब सिमन कमीशन आएगी। ठीक है,
उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।